हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपना स्टडी पे। मैं विनय कुमार और आज के इस वीडियो पे बात करने वाले हैं जैक बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 की, जो कि 8वीं क्लास की होने वाली है। और 8वीं क्लास की वीडियो हमारे इसी YouTube चैनल पे रेगुलर आएगी एग्जाम तक। ये पहला सेट होने वाला है विषय विज्ञान यानी कि साइंस सब्जेक्ट का। तो अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हर एक अपडेट को वहां से प्रोवाइड करता हूँ। मेरी कौन सी वीडियो कब आने वाली है ये अपडेट हमारे व्हाट्सएप चैनल से मिलेगा। तो देर ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं इस क्वेश्चन वाले सेशन को। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है सजीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो हमने देखा था अपने लॉन्ग वाले क्वेश्चंस के अंदर कि सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। जिसमें से ऑप्शन देख लेते हैं। कोशिका कहते हैं, ये तो सही हो सकता है हमारा। कोशिका भित्ति ये नहीं होगा, उत्तक नहीं होगा, कोशिका झिल्ली नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कोशिकाओं में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। कोशिकाओं में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक में या फिर कोशिका में या फिर तारकाय में या फिर कवक में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि केंद्रक में हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये पूछ रहा है। लोहा है, जस्ता है या फिर तांबा है या फिर पारा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पारा हो जाएगा। जो द्रव है मतलब धातु है हमारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। एग्जाम्पल आपको पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि कौन ऐसा है धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो आपको आंसर क्या देना है, पारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्या कह रहा है। लोहे की पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है, बताओ। क्रोमियम का किया जाता है, चांदी का किया जाता है या फिर जिंक का या फिर टीन का। तो जब हम लोहे को किसी चीज से बचाने वाले होते हैं, जब कैसे देखते हो आप जाते हुए किसी रोड के किनारे जो को ओवर ब्रिज वगैरह बने होते हैं, तो उसके ऊपर लोहे का स्टील वगैरह पाइप वगैरह जैसे नहीं दिया रहता है, उसको कौन से रंग से रंगा जाता है ये पूछ रहा है। क्रोमियम से, चांदी से रंग देंगे या फिर जिंक से या टीन से, ये पूछना चाहता है हमें क्वेश्चन में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जिंक से रंगा जाएगा, जिससे कि वो ज्यादा दिन तक खराब ना हो या फिर ज्यादा दिन बच सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्या रहा है कि सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं। वायु में, पानी में या सभी जीवित वस्तुओं में या फिर उपयुक्त सभी जगहों पर कहाँ पाए जाते हैं सूक्ष्म जीव, बताओ। हाँ, तो सूक्ष्म जीव हर एक कण कण यानी कि हवा के हर वातावरण में हर जगह पे पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त उपयुक्त सभी जगह पाए जाते हैं, ये हो जाएगा सही इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से जीवाणु जो है वो दूध को दही में बदल देता है। कौन है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देगा यानी बदल देगा। या फिर ट्यूबरोकोलिसस कहते हैं, लैक्टोबैसिलस कहते हैं या प्रोटोजोआ कहते हैं या फिर इसका 4th ऑप्शन नहीं है, मिसिंग है। तो कौन सा ऑप्शन होगा बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर लैक्टोबैसिलस हो जाएगा, जो कि सेकंड में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक ग्लेड ब्रेड है जो यानी कि एक ब्रेड है जो पावरोटी होता है ना, उसको ब्रेड 1 से 2 दिनों तक ऐसे छोड़ दिया जाता है, मतलब बाहर में रख दिया जाता है। तो उनके ऊपर रुई रुई की तरह रेशेदार रेशे उग जाते हैं, उसे क्या कहते हैं। जब एक ब्रेड को तुम लोगे और ब्रेड को अपने घर के छत पे कहीं पे रख देना, ठीक है, और उस पर एक मतलब जालीनुमा संरचना बन जाएगा। वो क्या होगा, जीवाणु होगा या फिर कवक होगा या प्रोटोजोआ होगा या फिर शैवाल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कवक होगा, जो कि इसका सही आंसर है सेकंड वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि चेचक के टीके का खोज किसने की।
चेचक के टीके की खोज किसने की? लुईस पाश्चर ने की थी, एडवर्ड जेंडर ने की थी, या एडवर्ड फ्लेमिंग ने की थी, या रॉबर्ट हुक ने की थी? बताओ, ये चेचक का टीके की खोज किसने की? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है जो कि पिछले साल एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा, एडवर्ड जेंडर ने की थी। एडवर्ड जेंडर हो जाएगा, जो आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मलेरिया परजीवी का वाहक है। कौन है? मलेरिया परजीवी का वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर, या फिर घरेलू मक्खी, या कॉकरोच, या तितली। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी मादा एनोफिलीज मच्छर हो जाएगा, जो कि मलेरिया का परजीवी है। परजीवी का मतलब क्या होता है कि अगर वो काटते हैं तो शायद मादा एनोफिलीज मच्छर अगर काट लेगा तो डायरेक्ट मलेरिया होगा, ये बोल रहा है। परजीवी होता है, ठीक है, वो उस पर जीवित रहता है, यानी कि उनकी खून चूसता है, हम लोग का जानते हैं ना, बस वही। चलिए 10 क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर यानी कि 10वां नंबर क्या कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करता है केवल ऊष्मीय प्रभाव, केवल चुंबकीय प्रभाव, केवल रासायनिक प्रभाव, या उपयुक्त तीनों प्रभाव? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ये तीनों प्रभाव विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ऊष्मीय करता है, चुंबकीय भी करता है, और रासायनिक भी करता है। तो हमारे वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो, और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाओ, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से तुम ज्वाइन हो जाना व्हाट्सएप में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले बता देता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि लास्ट में कुछ आपके लिए स्पेशल रखा गया है इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। और 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन विद्युत का चालन नहीं है? तांबा, लोहा, प्लास्टिक, या फिर ग्रेफाइट? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, प्लास्टिक। यानी कि प्लास्टिक में हम करंट को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, मगर तांबा में कर सकते हैं, लोहा में भी करंट को प्रभावित कर सकते हैं, मगर ग्रेफाइट में भी कर सकते हैं, मगर प्लास्टिक में कभी करंट नहीं प्रोवाइड होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह प्रक्रम, क्या बोल रहा है कि वह प्रक्रम जिनके अंतर्गत कोई जीवधारी अपने जैसे दूसरे जीवधारी को उत्पन्न कर सकता है, क्या कहलाता है? बताओ। उत्सर्जन कहलाएगा, जनन कहलाएगा, फिर अनुकूलन कहलाएगा, या फिर पोषण कहलाएगा? तो आपने ये सही सही से पढ़ा है कि अगर अपने जैसे कोई संतति को पैदा कर रहा है या फिर जन्म दे रहा है तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। अपने जैसे दूसरे जीव की रचना कर रहा है, ठीक है, उत्पन्न कर रहा है, तो जनन होगा। एब्सोल्युटली सभी को पता है, ये बायो का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि आंतरिक निषेचन होता है किसमें? मादाओं के शरीर में, या फिर मादाओं के शरीर के बाहर, या नर के शरीर में, या नर के शरीर के बाहर? तो आंतरिक निषेचन हो रहा है, यानी कि हमारे शरीर में तो निषेचन नर के शरीर में हो ही नहीं सकता, मादा होगा या फिर बाहर या अंदर, आपको इतना तो नॉलेज होगा ही। एंड मादा शरीर के बाहर आंतरिक निषेचन कैसे पॉसिबल है? तो ये भी ऑप्शन कट हो जाएगा, जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि एग्जाम आपके बहुत नजदीक है और रेगुलर वीडियो आएगा आपके लिए। अभी तो साइंस का आप देख रहे हो, एंड साथ ही साथ आपके हिंदी, इंग्लिश और सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे वीडियो आएगा इस चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाइड्रा का अलैंगिक जनन क्या कहलाएगा? द्विखंडन कहलाएगा, बहुखंडन कहलाएगा, मकुलन कहलाएगा, या फिर प्रजनन कहलाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी मकुलन कहलाएगा। हाइड्रा किस विधि द्वारा लैंगिक जनन करता है? तो मकुलन, जो कि आपको याद कर लेना है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है। ईस्ट का उपयोग निम्न में से, यानी कि निम्न का उत्पाद में होता है। ईस्ट का उपयोग हम किसके किसके उत्पाद बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, ये पूछ रहा है। चीनी के, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, या फिर अल्कोहल के, या फिर ऑक्सीजन के? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि हो जाएगा अल्कोहल, जो कि ऊपर नीचे हो चुका है, उससे में कोई दिक्कत नहीं है। इसका करेक्ट आंसर अल्कोहल होगा, क्योंकि हम ईस्ट का उपयोग अल्कोहल के बनाने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 कह रहा है कि गिरते हुए आम पर कौन सा बल लग रहा है? ऊपर से नीचे को आम गिरता है, जैसे न्यूटन के ऊपर सेब गिरा था ना, उसी तरह गिरते हुए आम पर कौन सा बल लगता है? चुंबकीय बल लगता है, या फिर पेशीय बल लगता है, या गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, फिर या फिर विद्युत बल लगता है? तो न्यूटन के पास जब सेब गिरा था तो कौन सा बल लगा था?
हाँ, तो आपको पता होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल लगा था, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। उसके ऊपर तो सेब गिरा था हमारे, इसके ऊपर आम गिर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो कि आपको पता है। और उम्मीद करता हूँ सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिएगा या फिर दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। गति की दिशा में परिवर्तन का कारण क्या होता है? गति के दिशा में परिवर्तन का कारण क्या होता है? बल होता है, दाब होता है, क्षेत्रफल होता है या फिर दिशा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि बल हो जाएगा। परिवर्तन का दिशा बल कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बल का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक पूछ दिया, किसका? बल का। तो आपको पता है कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है या फिर मीटर होता है या फिर न्यूटन मीटर होता है या इनमें से कोई नहीं होता है, बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि न्यूटन होता है, जो कि आपको याद हो गया होगा। शायद से यार नहीं याद हुआ तो एक बार पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को। बल का अंतरराष्ट्रीय आपको अंतरराष्ट्रीय भी लिखा है और कभी लिख देगा एसआई मात्रक भी लिख देगा, तो आपको आंसर क्या देना? न्यूटन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दहन के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? हाँ, दहन के लिए कौन सा गैस आवश्यक है ये पूछ रहा है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो आपने कभी ये ऑब्जर्व किया होगा या फिर देखा होगा, जब आपकी मम्मी या दादी कोई भी खाना बनाती है तो देखना, अगर लकड़ी के चूल्हे पे बनाती है तो वो शायद बुझ जाती है या तो बुता जाती है, समझ लीजिए, जो भी आपको कहते हैं, यानी कि जब वो बंद हो जाता है लहरना यानी कि दहन करना, तो उसमें फूंक मारा जाता है जिससे कि वो लहर जाए या तो फिर या धर जाए, जो भी अपना लैंग्वेज में यूज करते हो। तो उस पे ऑक्सीजन दिया जाता है जिसके कारण वह या फिर धर जाती है, ठीक है, दहन हो जाती है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है। एलपीजी का जलना एक उदाहरण है। एलपीजी का जलना एक उदाहरण है, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन का तीव्र दहन है या फिर स्वतः दहन है या फिर मंद दहन है या फिर विस्फोट दहन है। ये ऑप्शन एक्स्ट्रा दे दिया गया है जिसको आप काट देना, ठीक है, ये नहीं होगा। ये 4 ऑप्शन में से कोई एक होगा, बताओ कौन सा होगा, ठीक है। और तो कैसा लगा वीडियो ये तो कमेंट में बता दीजिएगा, और इसका आंसर देना नहीं भूलिएगा। 20 लिख के आप इसका आंसर जो होगा वो बता दीजिएगा, ठीक है। और कैसा लगा वीडियो तो कमेंट में बता दीजिए, और साथ ही साथ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो जाते जाते एक शायरी सुन लो, सुनना चाहोगे? थोड़ी है मोटिवेशनल वाली शायरी, तो सुन लो जाते जाते। इरशाद करो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। अरे बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो मेरे दोस्त, मजबूरियों को मत कोसो मेरे दोस्त, क्योंकि हर हाल में चलना सीखो। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और आपको इस तरह मेहनत करना है कि सबसे आगे निकलना है, सबसे फर्स्ट नंबर में रहना है। अपने स्कूल, अपने कॉलेज, जो भी तुम्हारे स्कूल से है या फिर आप जहाँ से चाहो सबसे आगे निकलना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Peace.